अजीत सिंह की जो स्थिति बन रही है कुछ ऐसी कि घर बैठ के वो गाना ही गा पाएंगे। विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। विनय जी, मेरे ख्याल से तमाम तकनीकी जो खामियां हैं वो अब दुरुस्त कर ली गई हैं, और जो अभी हमने हमारे स्टूडियो में जो चल रहा है होली का रंग और राजनीतिक भंग के साथ अजीत सिंह की जो स्थिति है वो वाकई ऐसी हो गई है अकेले रहने की, और शायद अभी तक खाता में भी देखा जाए तो कुछ हो नहीं पाया है। किस तरह से लेंगे आप इसको, और पैनलिस्ट किस तरह की प्रतिक्रिया इस पर दे रहे हैं? जी विनय जी, अजीत सिंह की स्थिति पर एक प्रतिक्रिया जरूर आपसे बात है कि जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तो जगह जगह से आएंगी, हम कलाकार के पास भी जाएंगे। हमारे साथ रविंद्र ज्योति भी हैं जुड़े हुए, लेकिन पहले कुछ खास जो मेहमान काफी लंबे समय से अपने कुछ बोलने का इंतजार कर रहे हैं उनसे कुछ लेंगे। जो परिस्थितियां अभी हैं खासतौर से तो लग रहा है कि सीधे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की तरफ बीजेपी बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी मेजॉरिटी में बढ़ रही है, इसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि मोदी की विश्वसनीयता काम आई, और दूसरा समाजवादी पार्टी ने जो काम बोलता है का नारा दिया था उसको जनता ने नए सिरे से नकार दिया। बसपा अपनी विश्वसनीयता कायम नहीं रख सकी, क्योंकि ये कभी क्षेत्र में नहीं आई। पिछले 5 साल में उन्होंने न तो कोई स्ट्रीट में फाइट की, न जनता के में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया, और अखिलेश यादव ने तो काम बोलता है का केवल पोस्टर चला करके और अपने घर में विग्रह कराकर और उस पिता का अपमान करके जिसने उन्हें गद्दी पे बैठाया था, इससे अच्छा संदेश नहीं। वैसे भी कहा था जब कोई जीतने लगता है तो उसकी सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं, और जब आदमी हारता है तो उसकी सारी अच्छाइयां बुराइयों में भी बदल जाती हैं। क्या कहेंगे? हार रहे हैं अखिलेश इसलिए बुरे हो गए और जीत रहे हैं नरेंद्र मोदी से सब अच्छा हो गया? देखिए, ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में जो पूरे चुनाव को देख रहे हैं आप, इसमें अखिलेश का विकल्प तो चाहिए ही था। सब लोगों ने सोच लिया था कि जिस अखिलेश और मुलायम सिंह में झगड़ा और काम और ये सारा का सारा ये अखिलेश का जो था मामला, तो विकल्प तो चाहिए था। अब विकल्प के रूप में मायावती बन सकती थी, लेकिन मायावती का जैसा देखा आपने कुछ किया ही नहीं, तो विकल्प तो बन पाई नहीं। तो एक ही विकल्प था, वो थे ये मोदी जी। और मोदी जी ने इनका ऐसा किया कि उन्होंने वो अपने चुनाव प्रचार में कि इनका काम नहीं कारनामा बोलता है, उस कारनामे का जवाब अखिलेश कहीं नहीं दे पाए, और वो पूरा परिवार, पूरी पृष्ठभूमि। तो वो जो मोदी का जो चुनाव का प्रचार था उसने बहुत कुछ प्रभावित लोगों को किया कि वही एक विकल्प है, क्योंकि जहां जहां भी वो गए उन्होंने एक ऐसा बातें कही जिसका कि ये पार्टी आगे जवाब ही देती रही, कोई अपनी बात नहीं कह पाई। चलिए, जो तीनों नया पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ओमकार जी, जिस तरीके से लग रहा था आप कुछ करेंगे, लेकिन अब तो कुछ कहने की बात रही नहीं, अब तो सब कुछ धीरे धीरे सामने आ रहा है। कोई मलाल नहीं, कोई मलाल नहीं है। जनता का आदेश है, वो सुरधार है, और लोकतंत्र का तकाजा है। हर पार्टी जाती है चुनाव में, अपनी बात को कहती है जनता के सामने, और कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं सफल हो पाते। हम उनमें से हैं जो सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस से हटा उससे तो एक सामने आ रहा है, और इसमें हम कोई और सफाई देना भी नहीं चाहते हैं। स्थितियां बन रही हैं और लगातार जो परिणाम हमारे पास आ रहे हैं, एक बार अपडेट दे दूं एक बार फिर से। मणिपुर और पंजाब और गोवा में जो बीजेपी है वो आगे नहीं है, और कांग्रेस वहां पर आगे है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी आगे है। आप यदि रुझानों पर कहें तो बहुमत से भी काफी आगे है। 287 सीटों पर बीजेपी आगे है उत्तर प्रदेश में। एसपी कांग्रेस 79 सीटों पर, और बीएसपी ने काफी ज्यादा अपनी जो जमीन है वो खोई है, वो 25 सीटों पर आगे है रुझानों के हिसाब से। अभी तक जो रुझान हमें मिल रहे हैं, अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। पहला परिणाम जैसे ही आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और उत्तराखंड की बात कर दें, शाह जी ने जिस प्रकार की रणनीति तैयार की थी, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम मतदाताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दे रही है। और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं, यह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में भी एकदम फलीभूत होंगे। महाराज जी, अब इन रुझानों के बाद में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, इनका गठबंधन को जनता ने नकारा है, और जनता ने इसको इसलिए भी नकारा है क्योंकि
देश के हित में भी और प्रदेश के हित में भी ये लोग नहीं थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता एसपी कांग्रेस के गठबंधन को और बहुजन समाजवादी पार्टी को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब सपा बसपा या कांग्रेस के फर्जी नारों में नहीं आने वाली है। योगी आदित्यनाथ, ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं बीजेपी की तरफ से, और उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी थी। हालांकि योगी हैं, उन्होंने बोला था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जो 3 गुणों की जरूरत है वो तीनों ही गुण मेरे पास हैं। और वहां पर तभी राजनाथ सिंह ने ये दावा किया कि हमारे पास, उनके खेमे से ये दावा आया कि उनके पास 29 गुण हैं। यानी कि ज्योतिष के हिसाब से राजनाथ सिंह ज्यादा मुफीद हैं, या योगी आदित्यनाथ, या तमाम बाकी अन्य चेहरे, या फिर कोई और नया चेहरा आएगा, जैसा कि आपने हरियाणा में भी ये प्रयोग देखा है बीजेपी की तरफ से। ये दिलचस्प होगा। और अब हमारी जो चर्चा है उस दौर में पहुंचेगी जहां पर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे को तलाशेंगे कि आखिर बीजेपी से कौन सा चेहरा हो सकता है। लेकिन इस वक्त एक और माननीय पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जस्टिस विजेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस विजेंद्र जैन एपीएन पर। और इस तरह की चर्चा में जहां पर चुनावों का माहौल है और काफी कुछ रिपोर्ट्स आप तक आती रही होगी, मानवाधिकार के चेयरमैन भी आप हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें खासकर हरियाणा और पंजाब से रिलेटेड आप तक पहुंचती रही होगी। हरियाणा मानवाधिकार से जुड़े रहे आप। किस तरह से पंजाब के इससे पहले कि आपकी प्रतिक्रिया थी, एक बार जरूर मैं आपको अपडेट कर दूं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी लगभग बहुमत की ओर है, बहुमत रुझानों में मिल चुकी है उसको। 287 सीट उसको उत्तर प्रदेश में मिल रही है और उत्तराखंड में भी 48 सीटों पर वो आगे है। और लेकिन मणिपुर, गोवा और पंजाब में काफी पीछे चल रही है बीजेपी, और कांग्रेस वहां पर बाजी मार रही है। खासकर पंजाब और की बात हम करें आपसे, बहुत तरह की खबरें आप तक पहुंचती रही होंगी। ड्रग्स की समस्या है, मानवाधिकार की भी समस्या ये मानी जा रही थी, कई हद तक ये बढ़ रही है वहां पर। कैसे लेंगे आप इस परिणाम को? क्या आपको लग रहा है कि चौंकाने वाले परिणाम है या फिर ऐसा ही होना था? मेरे ख्याल में, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मेरा संबंध तो लॉ से है। बिल्कुल। जो रुझान सामने आ रहे हैं वो एक बहुत पॉजिटिव कंट्री के लिए, क्योंकि ज़्यादातर चुनाव में कास्ट को लेकर के, रीजनल इश्यूज को लेकर के चुनाव लड़े जाते हैं जी। पर जो देश के अंदर के डेवलपमेंट की बात है, प्रदेश के डेवलपमेंट की बात है, स्टेट के डेवलपमेंट की बात है, तो लोगों ने बड़ा एक डिसाइसिव व्यू लिया है। जहाँ तक पंजाब का और उत्तराखंड का संबंध है, पंजाब के अंदर तो राइटिंग्स ऑन द वॉल था कि वहाँ पर ड्रग की समस्या को लेकर के, मैल एडमिनिस्ट्रेशन की समस्या को लेकर के लोग डिटरमिन्ड थे। कन्फ्यूज़न था कि कांग्रेस भी वहाँ, उसके प्रतीक कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनेगी। और आपका भी काफ़ी जो पंजाब में नतीजे सामने आए हैं, जो चल रहा है रुझान, मुझे लगता है कि डेवलपमेंट के लिए लोगों ने वोट दिया है। लोगों से बात होती थी तो लोग यही कहते थे कि साहब इस बार हम, पहले कह रहा था वही बात आज कह रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता के चरणों में सर रख करके भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी विजय दिलाने के लिए मैं बहुत वंदन करता हूं और अपने एक एक कार्यकर्ता को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने रात दिन परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को विजय के द्वार पर लाने का काम। जस्टिस विजेंद्र जैन, आप अपनी बात पूरी करें। वहाँ पर जो एक डिसाइसिव लोगों ने, उनके मन में था कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कांग्रेस इस तरह बनती है तो पंजाब का डेवलपमेंट वर्क रहेगा, और अगर दूसरी सरकार आती है तो वो रुक जाएगा। तो एक डिसाइसिव, ये सारे जो पांचों, मणिपुर और अभी गोवा के नतीजे सामने नहीं हैं, पर लगता है कि लोग अब चाहते हैं कि प्रगति हो, डेवलपमेंट हो। तो ये जो पुरानी हैं समीकरण, जाति के आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर, उस दिशा के अंदर एक बहुत अच्छा, एक पॉजिटिव से जी। और अब हमारे पैनल पे जब जजेज और वकील जुड़ चुके हैं तो यहाँ पे एक लाजिम सा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की भूमिका देखी जाए,
जितना व्यापक तैयारी इलेक्शन कमीशन ने की थी, और उसके बावजूद आप देखें तो कई तरह की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंची और अभी भी एक तरह से पूरा पुलिंदा तैयार है। जैसे विजय रंजन, पहले प्रतिक्रिया आप ही से लूंगी मैं, कि जिस तरह से पुलिंदा तैयार है और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है ये एक चलन सी हो गई है कि पहले तो शिकायत होती है और उसके बाद सारी शिकायतें कहाँ चली जाती है कुछ पता नहीं चलता, या जब तक वो डिसाइड होकर कुछ आती भी हैं तब तक वो उसका मतलब नहीं रह जाता। क्या समझा जाए कि इसको इलेक्शन कमीशन कहीं यहाँ पर कंट्रोल करने में अभी भी विफल है या कुछ ज्यादा उसे पावर देने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग का संबंध है, चुनाव आयोग सारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक आर्टिकल है जो उनको पावर देता है, वो है सुपरिंटेंडेंस का, जी, कि इलेक्शन जो की है वो साफ सुथरे हो, फेयर मैनर के अंदर हो। इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रयास रहता है कि चुनाव के अंदर जो भ्रष्ट तरीके हैं उनको निपटने के लिए उनको उसके बारे में वो आगाह करते हैं, नोटिस देते हैं, बुलाते हैं, पर संपूर्ण पावर चुनाव कमीशन के पास नहीं है। तो उसके लिए संशोधन लाना चाहिए, चुनाव कमीशन को और टीथ देने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनावों के अंदर काफ़ी हद तक इस चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा पैसे का चलन होता था पब्लिसिटी के ऊपर, उसके ऊपर वो नहीं था। रुका है इस बार जी। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं अब लाइव। आरपी सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी। जो अभी तक उत्तर प्रदेश, जो कि आपके लिए एक तरह से नाक की लड़ाई थी बीजेपी के लिए, वहां पर तो आप रुझानों में आगे आ चुके हैं, और लेकिन पंजाब जो है वो आपका सरदर्द अभी भी बना हुआ है और आप बहुत पीछे चल रहे हैं। कितनी खुशी है और कितना दुख हो रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार कि उन्होंने हमको ये मौका दिया है, आने जो रिजल्ट आ जाएंगे उसके अनुसार मौका देंगे हमको सरकार में आने का और उनकी सेवा करने का जी। तो एक बात बड़ी स्पष्ट होगी कि अखिलेश यादव, जो कि सरकार चुनाव से जाने से पहले ही अपनी हार मान चुके थे, तभी उन्होंने कांग्रेस का साथ लिया और चुनाव परिणाम आने से पहले ही वो साथ मांग रहे थे बसपा का। तो बड़ा स्पष्ट हो गया, बबुआ से लेकर बुआ तक की जो राजनीति उन्होंने कोशिश की सारी विफल हो गई, और उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़ा स्पष्ट मैंडेट दिया है और एक प्रचंड बहुमत हमको दे रही है। और जहाँ तक पंजाब का सवाल है, अभी रिजल्ट आते हैं, क्योंकि पंजाब में जैसे आपके एग्जिट पोल बता रहे थे, आप लोग तो सब कह रहे थे कि पंजाब में बिल्कुल हमारा सुखड़ा साफ हो जाएगा, हम 2 या 3 सीट ही जीत पाएंगे। वैसा हो नहीं रहा। पंजाब में अकाली दल भाजपा के लोग अभी जितने जो आपके अभी तक रुझान आ रहे हैं उसमें खबर आ रही है। आरपी सिंह जी, मैं आपको बता दूं, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मणिपुर से इरोम शर्मिला चुनाव हार गई हैं। इरोम शर्मिला जो रही एक बहुत चर्चित चेहरा मणिपुर के लिए, और जिस तरह से उन्होंने अपना फास्ट तोड़ा था, जो हंगर स्ट्राइक उन्होंने किया था वो तोड़ा 16 सालों के बाद, और उसके बाद वो राजनीति में आई, काफ़ी आलोचना उन्होंने झेला, उसके बाद भी वो राजनीति में उन्होंने शिरकत की, और अब ये खबर आ रही है कि इरोम शर्मिला चुनाव हार गई हैं मणिपुर में। बड़ी खबर। वहीं पर मणिपुर से पहला जो है वो परिणाम भी आ गया है। जब तक काउंटिंग शुरू हो रही है, इस काउंटिंग का पहला परिणाम हमारे सामने है। मणिपुर में एनपीएफ का एक उम्मीदवार, नगा पीपुल्स फ्रंट का उम्मीदवार जीत गया है। नगा पीपुल्स फ्रंट काफी लंबे समय तक वहां गतिरोध चलता रहा और वहां पे बृहद नागालैंड की मांग लेकर काफी गतिरोध चला। एनपीएफ का उम्मीदवार एलडी माओ विधानसभा सीट जीत गए हैं। तो पहला परिणाम आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जब से ये काउंटिंग चल रही है। और अब जैसे कि बात हो रही थी जस्टिस विजेंद्र जैन से इलेक्शन कमीशन के ऊपर, हमारे साथ तुरंत ही जुड़ेंगे पूर्व चुनाव आयुक्त एमएस गिल भी, लेकिन इस वक्त जस्टिस विजेंद्र जैन की बात को आगे बढ़ाऊं। और जस्टिस यतेंद्र सिंह जी, मैं जानती हूं कि आप दोनों ही लोग व्यस्त हैं, जस्टिस विजेंद्र जैन और जस्टिस यतेंद्र सिंह, आप लोग को जाना भी है, लेकिन एक कमेंट जरूर चाहूंगी कि जिस तरह से ये इस बार का जो चुनाव हुआ है और जिस तरह से व्यक्तिगत हमले हुए हैं और जिस तरह के कमेंट्स किए गए हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह से एक दूसरे से लड़ाई की है दलों ने, और उसका कुछ निराकरण चुनाव आयोग के पास नहीं था कि उसको क्या उसके खिलाफ कोई केस किया जा सकता है या नहीं, इस तरह कोई निराकरण नहीं है, तो क्या समझा जाए कि चुनाव आयोग को अब थोड़ा और ज्यादा अपडेट करने की कोशिश की जानी चाहिए? मेरे विचार में जो चुनाव आयोग है वो बधाई का पात्र है जी। इतना बड़ा चुनाव दुनिया में कहीं नहीं होता
लेकिन आप देखिए इसमें कोई वायलेंस नहीं हुआ, इसलिए मेरे विचार से चुनाव आयोग को बधाई देनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत कुछ तो पार्टी के नेताओं को खुद समझना चाहिए कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इस चुनाव पे बहुत सारे, हर पार्टी के, कोई एक पार्टी नहीं, हर पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से कमेंट किए वो देश की प्रजातंत्र के लिए, देश के लिए मेरे विचार से अनुचित है। दूसरी बात, मैं यहाँ एक और बात कहना चाहूँगा, जो पंजाब में और उत्तर प्रदेश में रुझान आ रहे हैं, यदि ये रुझान नहीं आते तो वास्तव में ये बहुत दुखद बात होती है। पंजाब में जो अकाली दल और बीजेपी ने हालात बना रखे थे, जिस तरह से पंजाब पिछड़ रहा था, जिस तरह से वहाँ पे नशा चल रहा था, यदि वहाँ पे ये फिर वापस आते तो ये पंजाब के लिए दुखद बात होती। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून व्यवस्था टूट गई है या जिस तरह से गुंडा राज है, उसमें यदि समाजवादी पार्टी फिर से वापस आती तो ये भी बहुत दुखद बात है। आश्चर्यजनक तो नहीं होता, बट बहुत दुखद बात होती। तो ये, और दूसरी बात, कुछ ये भी एक अच्छी बात है कि कुछ जगह कांग्रेस भी आ रही है, नहीं कि हर जगह बीजेपी आ रही। कुछ दिन पहले मेरे दिनेश जी यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा हर तरफ भगवा रंग आ रहा है। मेरे विचार से ये डेमोक्रेसी के लिए, ये देश के लिए अच्छा नहीं है कि पूरा देश भगवा रंग में रंग जाए। ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अब अच्छी बात तो ये होगी कि वहाँ पे हरा रंग भी हो, भगवा रंग भी हो, सफेद रंग भी हो, लाल रंग भी हो, हर रंग हो। जी, लेकिन ये हर रंग नहीं आ रहा है अभी तक। जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कम से कम भगवा रंग ही अभी तक छा रहा है। लेकिन प्रदीप जी, इस पे आपकी भी एक टिप्पणी जरूर चाहूंगी। एक तो चुनाव आयोग के मद्देनजर भी कि ये बार बार ये कहा गया कि चुनाव आयोग तक जो शिकायत जाती है वो शिकायत कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, और यदि चुनाव आयोग उन शिकायतों को लेकर उसे फैसला देने के लिए भी करे तो वो इक्विप नहीं है, क्योंकि उसके जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो आखिरकार डीएम ही होता है निचले स्तर पर। तो किसके लिए कौन सी शिकायत जायज है, नहीं है, ये भी निर्धारित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पूरा जो संगठन है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। हालांकि चुनाव जो है वो सफलतापूर्वक हमारे यहाँ हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग में बहुत पहले से चर्चा चल रही है कि हर जिले के अंदर एक निर्वाचन अधिकारी हो और इसकी नियुक्ति चुनाव आयोग के द्वारा हो, बजाय इसकी कि राज्य सरकार उनके ट्रांसफर्स करे और उनकी नियुक्तियों को देखे। चुनाव आयोग सीधे तौर पे देखे और चुनाव के समय में डीएम के जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकार हैं वो उसके पास चले जाए। इसके लिए कई बार एडीएम को बना दिया गया वहाँ पे जिले में, इसके प्रक्रिया के तौर पे। अब एडीएम अगर डीएम के नीचे काम करता है और साथ साथ चुनाव अधिकारी भी है तो डीएम की सुनेगा। ये परिस्थितियां बहुत ही अच्छी नहीं है और कई बार इसके लेकर के चर्चा हुई, कई बार प्रस्ताव आए और हर बार बजट के नाम पे, कभी किसी और नाम पे ये बात रुक जाती है। इसको लागू करना बहुत जरूरी है क्योंकि हर जिले में चुनाव अधिकारी अलग होना चाहिए। लेकिन जितने भी ये रिफॉर्म्स है इलेक्शन के, उसके अलावा जरूरी क्या है कि जितने अपराध रजिस्टर होते हैं, जैसे किसी ने देर तक पब्लिक मीटिंग कर ली, किसी ने कहीं पर रैली निकाल ली, किसी ने कहीं पर नारे गलत लगा दिए, भाषण दे दिए, ये सारे के सारे केसेस रजिस्टर हो जाते हैं चुनाव आयोग के नजर में सामने आने पे। और रजिस्टर होने के बाद सरकार बदल जाती है क्योंकि चुनाव आयोग तो गया चुनाव के बाद। अब सरकार में जो सत्ता में लोग आते हैं उनके दल के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं। मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी एफआईआर रजिस्टर हुई है सारी की सारी विड्रॉ हो जाती है। गवर्नमेंट आती है, उसको विड्रॉ करती है और कोर्ट भी परमिशन दे देती है। ये बहुत जरूरी है कि इन अपराधों को, इस चुनाव से संबंधित अपराधों को आगे परसू किया जाए और इसमें सजा होनी चाहिए कम से कम 10-15 लोगों को, ताकि एक मैसेज जाए कि देखिए चुनाव के बाद, खत्म होने के बाद आप छूटते नहीं है। जैसे अखिलेश यादव को आज नोटिस मिली है अब चुनाव में देर तक भाषण देने के लिए। अरे नोटिस तो उनको 6 तारीख को मिलनी चाहिए थी जब उन्होंने भाषण दिया था। आप नोटिस आज दे रहे हो रिजल्ट देख करके, कोई मतलब नहीं रह जाता है ऐसे में। जी बिल्कुल। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और हमारे पास राहुल गांधी के गढ़ में सेंध लग गई है। गरिमा सिंह अमेठी में आगे चल रही हैं और गायत्री प्रजापति जो कि शुरुआती रुझानों में आगे दिख रहे थे वो पीछे हो गए हैं, और लेकिन अभी भी वो गरिमा सिंह के ठीक पीछे हैं। यानी कि 2 रानियां गरिमा सिंह और अमिता सिंह वहां से लड़ रही थी। दोनों की लड़ाई में गायत्री प्रजापति को लाभ होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी उतना लाभ दिख नहीं रहा है। गरिमा सिंह गायत्री प्रजापति को पीछे कर चुकी हैं और वो आगे चल रही हैं। यूपी में बीजेपी की 289 सीट अब है, जहां पर रुझान आ रहे हैं कि 289 सीटों पर बीजेपी आगे आ गई है। आंकड़े तो इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे लगता है कि 403 सीटों पर ही बीजेपी आ जाएगी। अनंत, विजय आप देख रहे होंगे और अरविंद आप भी देख रहे हैं, बड़ा रोचक नतीजे अब रुझान में दिखने लगे हैं।
रिजल्ट के बारे में ये भी कहा जाता है कि अलग अलग भले ही मुद्दे रहे, लेकिन जिस तरह से ये रिजल्ट और परिणाम आएंगे उसी के हिसाब से आगे 2019 की एक आधारशिला भी तैयार होगी। अनंत विजय हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि राशि जी ने पूछा, जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्या अब संकेत साफ तौर पर और खुलकर आ रहे हैं? अब संकेत क्या, अब तो संकेत साफ है एकदम अरविंद। देखिए, सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लेके बीजेपी में स्तुति गान भी शुरू हो गया। अच्छी बात है, नेता का स्तुति गान होना भी चाहिए, क्योंकि हार भी उन्हीं को मिलती है तो जीत का श्रेय भी उनको ही मिलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में दो चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। अगर हम स्टोरी के तौर पे देखें तो बीएसपी का इतना बुरा हाल होगा, यह तो राजनीतिक पंडितों ने किसी ने नहीं सोचा था कि बीएसपी 25 सीटों तक सिमट जाएगी। अगर आप हम वोटों की संख्या को देखें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती को जयललिता की पार्टी से ज्यादा वोट मिले थे, सीट एक भी नहीं मिला था, लेकिन जयललिता को कम वोटों की संख्या मिलने के बावजूद 31 सीट मिला था। उतने सारे वोट मिलने के बाद अब 25 सीटों पर सिमट जाना, जबकि मायावती ने अपने सारे पत्ते खोल लिए थे। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सब जगह मिला के करीब 98 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए थे। तो इन चुनावों में हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या अब जाति, धर्म, मजहब सबकी दीवारें टूट गई हैं और जनता क्या संदेश देना चाहती है। अगर हम अपने पैनलिस्टों के साथ इसको डिकोड कर पाएं, क्योंकि जनता अब साफ तौर पे ये संदेश दे रही है, जैसा कि अभी राजश्री जी और प्रदीप जी बात कर रहे थे कि अब हंग असेंबली का दौर खत्म हो गया है। अब जनता जिसको देती है, कहते हैं ना उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि झुआ भर के देती है, तो पूरा झोंक के वोट दे दिया। अगर 300 के आसपास सीटें मिलती हैं बीजेपी को तो ये बड़ी बात है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। जाहिर सी बात है कि मुद्दे रहे हैं हर राज्य के और उसी के हिसाब से जनता कहीं ना कहीं मोल्ड हुई है। वो अलग बात है कि छवि किसी की इतनी मजबूत रही, खासतौर से बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बात करें, वो इतनी बड़ी छवि लेकर निकले कि 2014 की जो स्थिति थी वो इस बार भी दिख रही है। अमरीश जी, देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जितनी जो अगर ये रुझान परिणाम में तब्दील हुए। उत्तर प्रदेश के 1952 से मैं देख रहा था कि इतनी ज़्यादा सीटें मेरे ख्याल से कोई भी नहीं ला पाया। उस समय एक समय 425 सीटें होती थी, तो 1985 में मेरे ख्याल से कांग्रेस 280 सीट लाई थी। उसके बाद से कोई भी नहीं लाया। एक तो ये, दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसको जाति धर्म से ऊपर उठ के कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 303 सीटों पर आगे हो गई है और जो सपा है वो 5वें नंबर पर जा रही है। जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से जो सपा कांग्रेस के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो रुझान है जहां पर कांग्रेस आगे है। समाजवादी पार्टी को ये सीटें नहीं मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी इस वक्त 5वें नंबर पर जा रही है। ये एक बड़ी खबर है इस हिसाब से देखा जाए तो। एक बिल्कुल काम, हम लोग बार बार अनंत जी कह रहे हैं कि काम इनका बोल गया। मंतोष, आपके साथ एक क्विक रिएक्शन मंतोष जी देना चाह रहे हैं। पॉइंट को दर्शाता है कि अगर अखिलेश अकेले लड़ते पूरे पार्टी में तो उनका रिजल्ट और खराब होता। कांग्रेस के समर्थन में ये नंबर दिख रहा है 79, तो वो जाहिर सी बात है कि जीत, ये सपा और कांग्रेस में जो भी जीत मिल रही है पार्टी के अंदर, वो कांग्रेस की जीत है। जी अमरीश जी, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देखिए, ये प्रो पोल प्लान की जीत है मुझे जहां तक लगता है, और ये एक नए तरीके से नोटबंदी के बाद जो इन्होंने गरीबों को अपील किया, तो ये किसी धर्म या जाति या उसकी जीत नहीं है। ये दरअसल एक अच्छा, और इसमें पूरा नया समीकरण, इसलिए देखिए भाजपा का एक बड़ा हिस्सा पुराने नेताओं का इसमें साफ हो जाएगा। इसमें नए लोग उभर के सामने आएंगे जो मेरे ख्याल से गरीब और ओबीसी बैकग्राउंड के हैं। जी बिल्कुल। अरविंद, अब पैनल को वापस लेना चाहूंगी। हमारे साथ जस्टिस विजेंद्र जैन जी जुड़े हुए हैं। जस्टिस विजेंद्र जैन को जाना भी है। अब जस्टिस विजेंद्र जैन, आपसे जाना चाहूंगी, जैसा कि आपने बोला कि जनता ने ये तो मन बना लिया कि क्लियर मैंडेट दे रही है, चाहे वो जिसको भी दे। किस तरह से लेंगे आप इन तमाम परिणामों को और आगे का इम्पैक्ट क्या होगा? एक डर ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी की जो ये पूरी जीत आपको दिख रही है वो मोदी के नाम की जीत है, पार्टी के नाम की नहीं। तो क्या ये डर भी अब आगे आ रहा है आगे आने वाले समय में कि अब संगठन नहीं व्यक्ति काम करेगा तो डिक्टेटरशिप भी हो सकती है? क्या आपको ये भी डर लग रहा है? देखिए, जहां तक के डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर
भारत के अंदर उसकी जो नींव है प्रजातंत्र की, वो इतनी गहरी है कि लोगों का विश्वास किसी भी नेता के ऊपर होता है तो वो अपना पूर्ण समर्थन और बहुमत देते हैं जी। और इस चुनाव ने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो जिम्मेदारी डाली है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश की जनता के प्रति बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल जी। लोगों के अंदर जो नया उत्साह, लोगों के अंदर आज भी 2.5 साल के बाद नरेंद्र मोदी के अंदर उनका विश्वास कि हम अपनी सैकड़ों साल की गरीबी से, असमानता से आगे जाएंगे, और इसी कारण से बीजेपी का जो एक नया वोट बैंक जो शिफ्ट कराने के अंदर नरेंद्र मोदी ने कोशिश की, वो उसमें कामयाब रहे। बिल्कुल। पर कामयाबी के बाद आती है सबसे बड़ी मुसीबत, बिल्कुल। क्योंकि कामयाबी कांटों का ताज होती है, और अगर डिलीवरी में चूक हो गई तो 2019 में ये जनता उनको दोबारा भी इलेक्ट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको हटा भी सकती है। जाहिर सी बात। जो इतिहास देखा है आपने, हाँ। 1970 में हुआ, मिसेज इंदिरा गांधी को हटा दिया, जम्मू से लेके पटना तक एक सीट कांग्रेस के लिए आई थी। उसी के बाद 1980 के अंदर फिर जो कि कांग्रेस को सत्ता में लिया है। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप का तो मैं नहीं मानता। बिल्कुल, प्रजातंत्र इतना मजबूत है कि अंतिम निर्णय तो आखिर जनता और हमारे और आपके हाथ में होता है जी। चुपचाप उत्तर प्रदेश में कोई कह सकता था? बिल्कुल बिल्कुल। आज तक किसी ने नहीं प्रेडिक्ट किया। अभी ये कुछ एग्जिट पोल में कुछ आपने कहा कि इतना ले जाएंगे, पर लोगों को था नहीं। अब तो जो कि है एसपी कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर वो तो नंबर 3 पर या नंबर 2 पर। और गठबंधन के रास्ते भी तलाशे जाने लगे थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जैन, जस्टिस विजेंद्र जैन आपका, और हमारे पैनल में शामिल होने के लिए भी। और आप थोड़ा और वक्त देते तो हमें और अच्छा लगता, लेकिन बहरहाल हम एक बार फिर से रिपोर्ट दिखा दें आपको कि क्या क्या आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपी 303 सीटों पर आगे चल रही है उत्तर प्रदेश में, और 75 सीटों पर सपा और कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है। लेकिन इसमें कांग्रेस जो है वो आगे है। सपा, मैं आपको बार बार ये बता दूं कि सपा कई सीटों पर पीछे चल रही है। सपा अभी तक महज 8-9 सीटों पर ही आगे है। बाकी जो सीटें आप देख रहे हैं वो कांग्रेस की सीटें हैं जहां पर वो आगे चल रही है। बीएसपी 25 सीटों पर है, और अभी तक अदर्स ने अपना खाता नहीं खोला है। और गोवा में 9 सीटों पर आगे है बीजेपी, और कांग्रेस वहां पर 17 सीटों पे आगे थी। बीजेपी अकाली दल 23, कांग्रेस 63 सीटों पे पंजाब में। आप भी पंजाब में 25 सीटों पर चल रही है। और एक आपके लिए कहा जाए तो आपने पंजाब में अपनी जगह तो बना ली है, नंबर 3 पर है वो, और एक नए राजनीतिक संकेत वहां मिल सकते हैं आपके लिए। लेकिन इस वक्त लखनऊ स्टूडियो में काफी हलचल है, और होली का भी रंग है, राजनीति का भी रंग है, और हमारे तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे लखनऊ विनय जी के पास। राशि जी, सबसे पहले मैं अपने जो गायक कलाकार हैं उनके पास जाऊं, उसके पहले मेरे पास माने जाने जो व्यंग्यकार हैं आसानी उसके पास चलूंगा कि जो नतीजे कम से कम आप देख रहे हैं, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, उस पर कुछ लगता है आपको, कुछ कहने के लिए कोई शब्द जो इस समय सूट करता हो? मुझे लग रहा है अभी ऊंट दौड़ रहा है, और अभी गिरेगा उठेगा क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी गधे राजनीति में आए तो रिजल्ट निकल रहे हैं। चलिए, सीधे तौर पर कहना है जो गधे राजनीति में है उसका ये शायद परिणाम है। मेरे साथ आमिर हैदर साहब हैं। आमिर हैदर साहब बड़े आप कटु आलोचक रहे हैं अपने पार्टी के फोरम पर भी। क्या लगता है जो 2 नौजवानों का साथ था, जनता को रास नहीं आया? बिल्कुल रास आया है। अभी इब्तिदाई इश्क है, देखा क्या आगे आगे देखे होता है क्या। अभी आगे रिजल्ट अच्छा आएगा, आप देखिएगा। 2 नौजवान है, अभी रिजल्ट आए तो नहीं, तो पहला रुझान है, आखिर में देखिएगा। हम लोग आखिर में आएंगे, हम ही लोग करेंगे। रविंद्र सिंह ज्योति हमारे साथ सिंगर है। मैं चाहूंगा क्योंकि कलाकार का अगर मूड भांपा जाए ज्यादा बेहतर होगा, और भाजपा काफी चढ़कर बोल रही है। रविंद्र, कोई एक गाना कुछ ऐसा जो मिजाज हो जनता के हिसाब से? मैं रुझानों को देख करके गीत सुना रहा हूँ। नमो नमो श्री नरेंद्र मोदी, नमो नमो श्री नरेंद्र मोदी, नमो नमो श्री नरेंद्र मोदी।
रविंदर ज्योति जी, जो बात यहाँ निकलकर सामने आ रही है, चुनौती आपके सामने रोजगार भी है और बाकी जो वादे किए थे उसको अब पूरा करने का वक्त आ गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी का संकट है, आर्थिक विपन्नता है, विषमता है, इसका समाधान हमें देना होगा और हम देंगे। जनता ने जिस तरह से हमारे ऊपर विश्वास किया है, हम मानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातियों के चलते, भ्रष्टाचार के चलते चुनौतियां खड़ी हुई, आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में जातियां टूटी हैं और वर्ग स्थापित हो रहा है। तो मैं मानता हूं कि जैसे गरीबों का एक वर्ग बड़ा सा खड़ा हुआ और मोदी पर विश्वास किया है, मोदी जी उस विश्वास पे खरा उतरेंगे। मैं मानता हूं कि 19 का चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली होगी। 17 से 19 की लकीर खींचने लगे। रंजना जी, क्या लगता है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी, अपराध बढ़ रहे थे और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ज्यादा हो रहे थे। इस कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताया है। सीधे तरफ से कहीं न कहीं पोलराइजेशन का एक मैटर आ रहा है, क्या कहेंगे? जिस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं कि कहीं न कहीं पोलराइजेशन हुआ क्या इस चुनाव में? हाँ, ये तो पहले ही चरण से ऐसा देखना शुरू हो गया था कि लोगों ने इस बात पे कुछ भरोसा किया कि शायद कुछ भेदभाव कहीं न कहीं हुआ है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर में हो, चाहे वो सरकार की नीतियों में हो, उनके इम्प्लीमेंटेशन में हो। तो इस भेदभाव का नतीजा इस चुनाव के नतीजे में बिल्कुल साफ दिख रहा है। मिश्रा जी, नौजवानों के लिए बड़ा मुद्दा रहा है रोजगार को लेकर के, लगता है कई नौजवानों ने भी सर रोजगार की आस लगा करके मोदी को चुना है? निश्चित रूप से इस सरकार के आने के बाद से ही जो मायावती जी के समय में भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी थी, इस सरकार के समय में बढ़ा है, घटा नहीं है। भ्रष्टाचार तो चरम पर था, शीर्ष पर था, बेरोजगारी थी, गुंडागर्दी थी, महिलाओं की सुरक्षा थी। ये ऐसे मुद्दे थे जिससे लोग त्रस्त हो चुके थे और जो परिणाम है उसी के सामने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब अपेक्षा है नई सरकार से भी जो बनेगी, जो मायावती जी के समय भ्रष्टाचार था, जो अखिलेश जी के समय में चरम पर पहुंचा, वो समाप्त हो। कम से कम बेरोजगारों को रोजगार मिले। जो शिक्षक है विद्यालयों में नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही, शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा सुधार हो। ये सारे मुद्दे हैं, सामने चुनौतियां हैं नई सरकार के लिए, उसको पूरा करना चाहिए। राशि जी, सीधे तौर पर लग रहा है जो परिस्थितियां उसके मुताबिक चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। और सबसे अहम बात है कि जब आप एक बार वादा करते हैं और जनता को लगता है कि वादा पूरा हो सकता है, तो अच्छे दिन की बात तो जुमले में निकल गई। लेकिन इस बार अगर जनता ने बड़े उम्मीद के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता पर बैठाने की कोशिश की है, तो शायद अगर वो निराश हुई तो 2019 की जो लकीर अभी से खींची जा रही है उसमें काफी कुछ धुंधलापन आ जाएगा। आसिम बकार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बात पूछूंगा जी, आपके गायक कलाकार ने बड़ा अच्छा गाना सुनाया, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि विपक्षी भयभीत नहीं है। सिकंदर और पोरस की लड़ाई में जब सिकंदर जीते थे तो पोरस ने जो जवाब दिया था, हाँ, वो वही विपक्षी का भी जवाब है। तो इसलिए हम भयभीत नहीं हैं। रुझानों के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई, आगे देखिए क्या होता है, इसलिए भयभीत नहीं है मित्र। चलिए, आसिम बकार साहब को लगता है कि जो परिस्थितियां अभी आ रही हैं, और आप पे तो तोहमत लगती रही है कि आप वोट काटने के लिए आए थे समाजवादी पार्टी का, और अब तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे बढ़ गई। आपने जो सवाल पूछा, जब मैंने समाजवादी पार्टी छोड़कर मजलिस ज्वाइन की तो बहुत जगह इस तरह के सवालात सामना करना पड़ा मुझे। तो मैंने लोगों से पूछा कि पिछले 17 साल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो उन प्रदेशों में वोट कटवा पार्टी का नाम बता दो और बीजेपी की एजेंट पार्टी का नाम बता दो। हम तो थे नहीं। हरियाणा, पंजाब, झारखंड में कौन सी पार्टी ने वोट कटवा का? लेकिन अब तो जनादेश आ गया, उस पर क्या कहेंगे? जनादेश पे कुछ नहीं कहा जाता है, अपनी गलतियों से सीखा जाता है, उनको सुधारा जाता है। जो अक्लमंद होते हैं वो अपनी गलती को नजरअंदाज नहीं करते हैं, उसको सुधारते हैं, और जो बेवकूफ होते हैं वो गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ते हैं। तो मैं समझता हूं ये वक्त है अपनी गलतियों को खोजकर उनको खत्म करने का, हटाने का, और नई तरीके से 2019 की तैयारी करने का। ये जिंदगी है, रुकना नहीं है। इसी तरह सरकारें आती रहेंगी। आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है और आगे बढ़ते रहना चाहिए भी। चंद्र साहब, सब लोग कह रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए और जनादेश तो सबको स्वीकार करना है। इस समय आप ठीकरा फोड़ भी दें तो जनता ने तो अपना आदेश दे दिया है। सीधे तौर पर लगता है जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, मुद्दे क्या होंगे, कैसे उसको लागू किया जाएगा? बहुत ज्यादा सवाल सामने आ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो उत्तर प्रदेश में होगा वो ये कि राम मंदिर अब बनेगा कि नहीं बनेगा। और राम मंदिर बनने की बात जैसे ही शुरू होगी वैसे ही पोलराइजेशन और कम्युनल पॉलिटिक्स फिर सामने आ जाएंगे।
ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दूसरी चीज होगी कि जॉब्स कितनी क्रिएट कर पाती है नई सरकार, क्योंकि नौकरियों को लेकर के मोदी जी ने अपना अभियान चलाया था। नाकामियां जो थी अखिलेश सरकार की, उसकी बात करी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 से पहले एक चुनौती होगी कि जितनी बातें मोदी जी ने कही थी उनमें से ज्यादा बातों को पूरा किया जाए। हमारे साथ नूतन ठाकुर जी मौजूद हैं और खास तौर से थोड़ी पीड़ित भी रही हैं अखिलेश सरकार से, काफी कुछ झेला है। जनता का जनादेश जो आ रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे खास तौर से? देखिए, मैं यही कहूंगी कि इस बार जनता ने काफी बुद्धिमान, जो रुझान आ रहे हैं, काफी बुद्धिमानी भरा फैसला किया है। और ये इस बात से भी दिखता है, जब एग्जिट पोल आई, चुनाव के दौरान जितने भी प्रचार हुए, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पत्थर वाली सरकार कह के कई बार कहा कि विकास नहीं हुए, करप्शन हुए। हम विकास कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के जब नतीजे आए, उन्होंने कहा हम बसपा बहन जी आए, बुआ जी आए और हम बात करें, आपस में मिलकर सरकार बनाने की बात कही गई। साफ दिखता था वो देख के कि अगर इस तरह की स्थिति आती, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है, तो किस तरीके से फिर जनता अपने आप को ठगा महसूस करती, जो उनके उस वादे पे भरोसा करके वोट दिया होता। मैं कहूंगी जनता का जो रुझान है दिख रहा है, निश्चित रूप से बीजेपी बहुमत की सरकार बनाएगी और आगे आएगी। सबसे बड़ी बात है राजश्री जी कि जनता ने सीधे साबित कर दिया कि आप कोई खिचड़ी सरकार को एक साथ मत मिलाइए। हम खुद ही, जनता एक बुद्धिमान है और सीधे स्पष्ट बहुमत की सरकार देने जा रही है। उसी हिसाब से सरकार बनेगी, उसी हिसाब से सरकार चलेगी। सुरेश बहादुर साहब, बाहुबली चुनाव फिर भी कह सकते हैं जीत रहे। कुंडा से जिनको गुंडा की उपाधि कल्याण सिंह ने दी थी, राजा भाई अभी आगे चल रहे हैं, धनंजय सिंह भी आगे चल रहे हैं, मुख्तार अंसारी भी आगे चल रहे हैं। देखिए, ये उनका काम बोलता है, अखिलेश का काम नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, इसीलिए चुनाव में जीत रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि यहाँ जो पूरा चुनाव हो रहा है, हमारे साथी लोग डिफरेंट होंगे हमारे उससे विचार से, सच्चाई ये है न कोई मुद्दा चला, न कोई कुछ चला है। यहाँ सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान चला है और सीधे उसी पर मतदान हुआ है। और किसी चरण में न कोई विकास की बात हुई है, न किसी ने किसी का घोषणा पत्र पढ़ा है। सीधे सीधे जो मोदी जी चाहते थे, उन्होंने अपने विपक्षियों को अपनी पिच पर खेलने को मजबूर कर दिया। अपनी ही विकेट थी, अपने स्पिनर थे, अपने ही बॉलर थे, उन्होंने सबको बोल्ड कर दिया। यही असली सीधे तौर पे सब। गोविंद जी, जो बात अभी सुरेश बाबू साहब कह रहे हैं, कब्रिस्तान और शमशान में सब कुछ सिमट के रह गया। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि सारा मुद्दा इसी पे आके अटका गया। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे थे और जो मौजूदा राज्य सरकार थी उसके खिलाफ जनता का जो गुस्सा था, और जितने मुद्दों पर वो सरकार असफल रही थी, और उसके पहले मायावती सरकार का भी वही काम था। तो उत्तर प्रदेश में जनता का एक बहुत स्पष्ट मत बन गया था कि वो किसी राष्ट्रीय पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता देना चाहती थी। कांग्रेस के पास भी ये मौका था, लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत में ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और अपना मौका गंवा दिया। इसका फायदा बीजेपी को मिला है। उत्तर प्रदेश में 2 जनादेश ऐसे हुए हैं पिछले लगातार, जिसमें जनता ने तमाम मुद्दों को किनारे रख के स्पष्ट एक पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। और इस बार भी वही बात है, जनता सब पर भारी पड़ी है, मुद्दे किसी पर भारी नहीं पड़े। चलिए राजश्री जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगा। कुछ और अगर ताजी चीजें आपके पास जानकारी के तौर पर आई हों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से बोला, काम बोलता है। तो मुख्तार का भी काम बोल रहा है, राजा भैया का भी काम बोल रहा है, और धनंजय सिंह का भी काम अभी तक फिलहाल बोल रहा है। लेकिन बाकी जो बड़े बड़े दिग्गज थे, जो सूरमा थे, वो ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। और शायद इसका असर अब हर तरफ दिखने लगा है। बीजेपी की जो जीत हुई है उत्तर प्रदेश में, खासकर सोशल मीडिया पर दिखने लगा है। तरह तरह के कमेंट्स आने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब 2019 को भूल जाना चाहिए, 2024 याद करना चाहिए। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि इतनी आसानी से मैं जाने वाला नहीं हूँ, 10 सालों तक मैं यहाँ रहूंगा। जब एक बच्चे ने बोला था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि अब तुम 10 सालों तक इंतजार करो, और शायद वो बात सही होने वाली है। इस वक्त अक्षय हमारे साथ मौजूद है, हमारे तमाम स्टेट डेस्क के साथ, और सोशल मीडिया की टीम भी हमारी तैनात है, जो लगातार ये बता रही है कि किस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर। इस ट्रेंड को भी हम आपको दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को और मिशन 2017 के तमाम अन्य राज्यों में हुए चुनाव को सोशल मीडिया पर एक्टिव चुनाव भी कहा जा सकता है। जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी दिखी है वो मिशन 2017 के चुनाव में दिखी है। लेकिन
हमारे साथ जो एक विहंगम प्रस्तुति हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम पैनलिस्ट हैं, स्टूडियो ए बी सी हमारे यहाँ पर है, जहाँ पर एक और पूरा पैनल है जिसमें तमाम वरिष्ठ हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए मेहमान हैं वो मौजूद हैं, जो तमाम चीज़ों को बहुत गहराई से ज़मीनी तौर पर देखते रहे हैं। उनके पास भी हम चलेंगे, वहाँ हमारी सहयोगी अभिलाषा आपको मिलेंगी। और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज रूम में तमाम डेस्क पर लोग बैठे हुए हैं और एक जो सबसे दिलचस्प है वो है स्टूडियो सी, जहां पर हमारे तमाम कलाकार इन तमाम चुनावी नतीजों को अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। इसके पहले कि मैं स्टूडियो सी में जाकर कलाकारों की प्रस्तुति दिखाऊं, आपको ये बता दूं कि काशी यानी कि बनारस के सभी सीटों पर बीजेपी आगे है, गोरखपुर के भी सभी सीटों पर बीजेपी आगे है। तो जाहिर सी बात है कि काशी का में रंग कुछ और होगा। कलाकार इसको कैसे परिभाषित कर रहे हैं, देखिए इस गाने में। मायनपुर ना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, मायनपुर ना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी।